हमने एचओ थ्योरम कर कंप्लीट कर ली थी और उसका सेकंड पार्ट फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम हमने स्टार्ट किया था। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिजल्ट्स ऑफ एचओ थ्योरम। इफ एचओ थ्योरम holds, only in that case factor price equalization theorem will hold. If HO theorem does not hold, then we cannot apply the factor price equalization theorem. ये एक बच्चा अभी आ रहा है तुकीर हसन, इसके नाम के साथ भी रोल नंबर नहीं है। अदील GCUF, इसके नाम के साथ भी रोल नंबर नहीं है। तो बच्चों आप अभी चैट में अपने रोल नंबर एंटर कर दो अपने नाम के साथ। तो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। द फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम इसका फर्स्ट पार्ट है और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इसका सेकंड पार्ट है। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम किस चीज से ताल्लुक रखती है कि आफ्टर द ट्रेड बिटवीन टू नेशन, अगर दुनिया में सिर्फ दो ही नेशन हो जैसा, इसके भी सारे अजम्पशन वही है जो हमारे एचओ थ्योरम के शुरू में हमने 11 अजम्पशंस पढ़े थे। तो उन्हीं assumptions को ध्यान में रखते हुए there are only two nations and we assume that there are only two factors of production. तो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम एक्सप्लेन क्या करती है कि if there is free trade among the nation, then earning of the factors of production between two nations will become equal after the trade. Mean कि अगर नेशन वन में लेबर अबंडेंट है और वेज लो है, तो आफ्टर द ट्रेड जब लेबर की डिमांड बढ़ेगी तो लेबर की वेज जो सी है वो बढ़ेगी। और इसी तरह अगर कैपिटल जो है वो इसमें एक्सपेंसिव है, तो जब वाई की प्रोडक्शन कम होगी तो कैपिटल की डिमांड डिक्रीज होने से वाई कैपिटल का रेंट जो है वो कम होगा और अल्टीमेटली जब ट्रेड इक्विलिब्रियम में होगी तो दोनों नेशंस में लेबर और कैपिटल की प्राइसेस जो सी हैं सेम होंगी। जिस तरह एक्स और वाई कम्युनिटी की प्राइसेस जो सी हैं वो रेशो वाइज दोनों नेशंस में इक्वल होंगी। इसी तरह जब ट्रेड बैलेंस होगी तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस भी इक्वल हो जाएंगी। जब इस तरह होगा तो हमारे assumptions गिवन है, तो नेशन वन में क्या चीज बढ़ेगी, वेजेस बढ़ेंगी। नेशन टू में क्या चीज बढ़ेगी, रेंट बढ़ेगा। तो इन पिछले सारे assumptions को ज़हन में रखते हुए हमारा कंक्लूजन क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड causes a redistribution of income from relatively expensive factor of production to the relatively cheap factor of production। कि जो फैक्टर चीपर है उसकी इनकम बढ़ेगी और जो फैक्टर पहले महंगा होगा वो ट्रेड के साथ सस्ता हो जाएगा। ये डायग्राम भी हमने की थी। एक्स एक्सिस पे हमने वेज की रेंट से रेशो ली हुई है और वाई एक्सिस पे हमने रेशो ऑफ प्राइस ऑफ एक्स टू प्राइस ऑफ वाई ली है। बिफोर ट्रेड नेशन वन में W/R1 ये वेज जो रेंट की रेशो है और एक्स क्योंकि चीपर है PX/PY ये रेशो है कम्युनिटीज की प्राइसेस की। और एट ए डैश पॉइंट इट इज द W/R2 is the wage and rent ratio in nation 2 and PA dash which is equal to PX or PY in nation 2. With opening of the trade, nation 2 will move from point A dash to point B dash and nation 1 will move from point A to B. And at this point, relative prices PB is equal to PB dash is equal to PX over PY will be in both nations and W/R in 1 will be equal to W/R into 2 mean wage to रेंट रेशो दोनों नेशन में इक्वलाइज हो जाएगी। इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन हमने कल भी की थी। तो अकॉर्डिंग टू द एचओ थ्योरम अ नेशन विल एक्सपोर्ट द कमोडिटी इंटेंसिव इन इट्स रिलेटिवली अबंडेंट एंड चीप फैक्टर एंड इंपोर्ट द कमोडिटी इंटेंसिव इन इट्स रिलेटिवली स्केर्स एंड एक्सपेंसिव फैक्टर। जब नेशन चीपर यूज करने वाले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाली कमोडिटी को एक्सपोर्ट करेगी तो उसकी प्राइसेस बढ़ेंगी, तो उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अर्निंग बढ़ेगी। दूसरी कम्युनिटी वो नेशन खुद प्रोड्यूस करने के बजाय जब इंपोर्ट करना शुरू करेगी तो उस कम्युनिटी की प्रोडक्शन डिक्रीज होगी। प्रोडक्शन डिक्रीज होने का क्या नतीजा निकलेगा, तो उसके प्रोडक्शन में यूज होने वाला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड कम होगी और उसकी प्राइस कम हो जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू द फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम, इंटरनेशनल ट्रेड विल ब्रिंग अबाउट इक्वलाइजेशन ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रिटर्न्स टू द होमोजेनस फैक्टर अक्रॉस द नेशन। इसमें रिलेटिव से क्या मुराद है कि अगर आप उनकी प्राइसेस W डिवाइडेड बाय R ये रेशो वाइज लेते हैं तो भी वो इक्वल हो जाएंगी आफ्टर ट्रेड। और एब्सोल्यूट रिजल्ट ये कि आप वैसे सिर्फ वेजेस को कंपेयर कर लें कि अमंग द नेशन सेम है या नहीं। होमोजेनस फैक्टर मीन ये कि अगर आप वेजेस अमंग द नेशन कंपेयर कर रहे हैं तो जो आप लेबर है जिनकी वेजेस आप कंपेयर कर रहे हैं उनको एक जैसा होना चाहिए। ये ना हो कि एक कंट्री का जो लेबर बहुत ज्यादा स्किल्ड है, मतलब इंजीनियर है, और उसको भी आप लेबर में डाल रहे हैं, एक आम जिस शख्स जिसके पास कोई भी स्किल नहीं है। मीन
ऐसे लोगों की आप वेज कंपेयर नहीं करेंगे, आप ऐसे लोगों की या ऐसे लेबर की वेज कंपेयर करेंगे जिनकी प्रोडक्टिविटी सेम हो, जिनकी स्किल सेम हो। वो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम किस चीज पे अप्लाई हो रही थी कि डिफरेंट नेशंस में वेजेस बराबर हो जाएंगे। अगर अब डिफरेंट नेशंस के बाद अब हम बात करते हैं कि किसी एक नेशन के अंदर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मौजूद है उनकी आपस में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को क्या फर्क पड़ेगा अगर ट्रेड ओपन हो जाती है। तो जाहिर है कि उसमें ये होगा कि ट्रेड अगर ओपन नहीं थी तो तब उसके बाद जब ट्रेड ओपन हुई तो वो चीज़ जो एक्सपोर्ट हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी और एक्सपोर्ट होने वाली चीज़ में यूज़ होने वाले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम बढ़ेगी। जबकि दूसरे जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट्स गुड्स हैं उनकी प्रोडक्शन कम होगी और उस क्योंकि इम्पोर्टेड गुड्स बढ़ जाएंगी, अब ट्रेड ओपन हुई है तो उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम कम हो जाएगी। सो trade increase the price of the nation abundant and cheap factor and reduce the price of its scarce and expensive factor। वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो पहले सस्ता होगा उसकी इनकम बढ़ेगी और वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो विद द जो बिफोर ट्रेड एक्सपेंसिव था ट्रेड के ओपन होने के बाद उसकी प्राइसेस कम हो जाएंगी। सो you may say that the real income of the labor and the real income of owner of capital move in the same direction as the movement in the factor prices। Trade causes the real income of labor to rise and the real income of owner of capital to fall in nation 1, while in nation 2 the situation will be opposite। International trade on the effect of relative factor prices and the distribution of income within each nation in the long run। Long run में क्या होगा, ये short run की बात है। According to the HO, इसमें एस एस सैमुअलसन ने दी थी फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम और HO हेक्सचर और ओलन है जिन्होंने HO थ्योरम प्रेजेंट किया था। इन तीनों थ्योरम्स का ओरिजिन चूंकि सेम ही है इसलिए इन तीनों को मिला के HOS थ्योरम कहते हैं। So international trade causes real wages and the real income of labor to fall in a capital abundant and labor scarce nation। Unequal distribution of income needs an appropriate distribution policy of the government। कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि ट्रेड ओपन होने के बाद किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो फेयर नहीं है तो फिर गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए इस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन ये वही टॉपिक चल रहा है लेकिन इसमें एक सिचुएशन दी हुई है आपकी बुक में, आप इसे डिटेल से पढ़ेंगे। हम यहाँ से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस सिर्फ कराएंगे। स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल, हमारा अजम्पशन ये था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विद इन द नेशन परफेक्टली मोबाइल है, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि कैसी सिचुएशन है जिसमें किसी नेशन में कोई एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप अज्यूम कर रहे हैं लेबर है तो वो परफेक्टली मोबाइल है, लेकिन दूसरा कैपिटल या कोई ऐसा जैसे जमीन एक ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो मोबाइल नहीं है, तो कोई दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐसा है जो बिल्कुल इमोबाइल है, तो फिर नतीजा फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन की शक्ल में नहीं निकलेगा बल्कि उसके रिजल्ट जो से वो क्लियर नहीं होंगे। Trade will benefit the immobile factor specific to the nation export commodities or sectors and harm the immobile factor specific to the nation import commodities। इस बात का मतलब ये है कि अगर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इमोबाइल है तो उसकी इनकम ट्रेड खुलने से या ट्रेड ओपन होने से बढ़ेगी या कम होगी, ये बात सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है कि वो नेशन एक्सपोर्ट कमोडिटीज की प्रोडक्शन में वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज होता है या वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंपोर्ट कंपीटिंग कमोडिटीज में यूज होता है। अगर तो इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूजेज है एक्सपोर्ट कमोडिटीज में तो इसकी इनकम बढ़ेगी और अगर ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है इंपोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्री में यूज हो रहा होगा तो इसकी इनकम कम होगी और ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चूंकि इमोबाइल है तो ये एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकता। In the short run, when some factors may be immobile or specific to some industry or sector, in this case, it is assumed that trade will have an ambiguous effect on the nation's mobile factor. It will benefit the immobile factor that are specific to the nation's export commodities or sectors and harm the immobile factor that are specific to nation import competing commodities। वो इस सिचुएशन में इमोबाइल फैक्टर्स का तो आप आसानी से जज कर लेंगे कि अगर वो इंपोर्ट कंपीटिंग गुड्स प्रोड्यूस होने में यूज हो रहा है तो उसको नुकसान होगा और अगर एक्सपोर्ट्स में यूज हो रहा है तो उसको फायदा होगा, लेकिन जो मोबाइल फैक्टर है जो इजीली दोनों तरफ मूव कर सकता है उसकी इनकम बढ़ेगी या कम होगी इस बारे में तो कोई आप हतमी तौर पे नहीं कह सकते। मे बी कि उसकी डिमांड बढ़ जाए ट्रेड ओपन होने से, मे बी उसकी डिमांड विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज हो जाए।
लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है एम्पिरिकल टेस्ट ऑफ द एचओ मॉडल। अबाउट 33 पार्टिसिपेंट्स हैं इस वक्त हमारी क्लास में, और सब बच्चे जो उनसे हैं उनके अभी तक चैट में मेरे पास सिर्फ 21 बच्चों के रोल नंबर आए हैं। अगर 34 पार्टिसिपेंट हैं, 33 बच्चे होंगे इसमें, तो आप बाकी बच्चे जिनकी अटेंडेंस अभी ऐड नहीं हुई वो भी अपनी अटेंडेंस इसमें ऐड कर दें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। एम्पिरिकल टेस्ट क्या होते हैं कि जब भी कोई मॉडल प्रेजेंट किया जाता है तो उसको थ्योरी के तौर पर मानने के लिए ज़रूरी है कि एम्पिरिकल डाटा मीन रियल लाइफ डाटा ये प्रूव करे कि हाँ ये मॉडल करेक्ट है, ये बात ऐसे ही है। तो एचओ मॉडल क्या था, वंस अगेन अगर हम याद करें तो एचओ मॉडल ये था कि a nation will export the commodity which use its abundant and cheaper factor intensively। अब अगर हम रियल लाइफ की तरफ आते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो नेशंस जिनमें कैपिटल ज़्यादा है और वो कैपिटल अबंडेंट है, उनको जो गुड्स वो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं वो कैपिटल इंटेंसिव होनी चाहिए। इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए जो पहला टेस्ट था वो 1951 में लियोनटिफ ने किया। उन्होंने जो डाटा यूज़ किया वो 1946 का था, और उन्होंने अपनी हर स्टडी के लिए एक हाइपोथेसिस होता है, उनका हाइपोथेसिस क्या था एचओ मॉडल को प्रूव करने के लिए कि यूएसए जो है वो मोस्ट अबंडेंट नेशन इन द वर्ल्ड है। तो इसलिए यूएसए की एक्सपोर्ट्स को अगर आप चेक करें एज कम्पेयर टू इट्स इम्पोर्ट्स, तो इसकी एक्सपोर्ट्स को कैपिटल इंटेंसिव होना चाहिए और इसकी इम्पोर्ट्स को लेबर इंटेंसिव होना चाहिए। इस हाइपोथेसिस को अगर वो प्रूव कर लेते और डाटा ये सजेस्ट करता कि यस इट इज ट्रू, देन वो इस काबिल थे कि वो प्रूव कर लिया उन्होंने कि एम्पेरिकली कि एचओ मॉडल करेक्ट है। He calculated the amount of labor and the capital in a representative bundle of 1 million worth of United States exports and imports substitutes for the year 1947। 1947 का डेटे में को लेके उन्होंने ये स्टडी जो सी वो कंडक्ट की। अब इसका रिजल्ट ये निकलना चाहिए था कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो एक्सपोर्ट्स थी वो कैपिटल इंटेंसिव होती, लेकिन जब उन्होंने रिजल्ट चेक किए तो उन्होंने पता चला कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो एक्सपोर्ट्स थी वो लेबर इंटेंसिव थी और जो इम्पोर्ट्स थी वो कैपिटल इंटेंसिव थी। और चूंकि बिल्कुल इस चीज़ के अपोजिट था जो कि एचओ थ्योरम जो उनसे स्टेट करता है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं लियोनटिफ पैराडॉक्स। अब लियोनटिव पैराडॉक्स जो है चूंकि वो ये सजेस्ट करता है कि एचओ थ्योरम के रिजल्ट उसके अपोजिट है तो एचओ थ्योरम को रिजेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन बजाय अगर आप इसको मंतक वाइज देखें या सोच वाइज आप इसे एक्सप्लेन करें तो ये शो होता है, एविडेंस है कि ये ज़ाहिर है कि थ्योरम गलत नहीं दिखता। तो सबसे पहले लियोनटिफ ने बजाय ये करने के कि जब उनके एम्पिरिकल स्टडीज के रिजल्ट्स आए तो बजाय इसके वो इस थ्योरम को रिजेक्ट कर देते, उन्होंने इसको रिजेक्ट करने के बजाय खुद एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि मेरा जो रिजल्ट्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है, ना कि ये थ्योरम गलत है। पहले तो उन्होंने ये कहा कि मैंने चूंकि सिर्फ ये अज्यूम किया कि देयर आर ओनली टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ये अजम्पशन इतना रियलिस्टिक नहीं है, और ज़रा एचओ थ्योरम के सारे अजम्पशन ऐसे हैं कि आप उनको 100% रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी बात उन्होंने अपने पैराडॉक्स के जो सा रिमूव करने के लिए या एचओ थ्योरम का करेक्ट प्रूव करने के लिए ये कहा कि यूनाइटेड स्टेट में जो भी इंपोर्ट्स होती हैं, इंटरनेशनल ट्रेड है उस पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स है, इसलिए वो जो इंपोर्ट्स हैं वो आपको लेबर इंटेंसिव की बजाय कैपिटल इंटेंसिव लग रही हैं, क्योंकि यूएसए में लेबर यूनियन बहुत स्ट्रांग है और लेबर की वेजेस जो सी कम हो सकती हैं अगर ज़्यादा लेबर इंटेंसिव गुड्स प्रोड्यूस की इम्पोर्ट की जाए, तो इसलिए वहाँ पे लेबर इंटेंसिव गुड्स की इंपोर्ट्स पे टैक्सेस काफ़ी हैवी हैं। इसके अलावा एक एक्सप्लेनेशन ये भी थी कि उन्होंने सिर्फ कैपिटल जो फिजिकल कैपिटल है वो इंक्लूड किया था, तो ह्यूमन कैपिटल भी अगर कंसिडर कर लिया जाए तो फिर न्यूटन पैराडॉक्स को रिमूव किया जा सकता था। रियल लाइफ में बाद में बहुत से लोगों ने डाटा लिया, आपकी बुक में उसकी डिटेल्स दी हुई हैं, और उसमें यही था
कि रियल लाइफ में डिफरेंट कंट्रीज में जो रॉ मटीरियल एग्रीकल्चरल की कंट्रीज की एक्सपोर्ट्स हैं उनको वो सारी की सारी यूजुअली डेवलपिंग कंट्रीज से आती हैं और वो ज़रा एचओ थ्योरम से बिल्कुल मैच करती हैं कि इन लेबर्स के पास ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अबंडेंस में है, सो दे यूज देम इंटेंसिवली एंड एक्सपोर्ट दोज कमोडिटीज। लियोन्टिफ पैराडॉक्स को बाद में सिर्फ लियोन्टिफ ने खुद ही नहीं बल्कि और बहुत से लोगों ने ये प्रूव करने की कोशिश की कि रिजल्ट गलत था लेकिन एचओ थ्योरम ठीक है। इसके लिए डिफरेंट रीजन थी कि मसलन एक शख्स ने ये कहा कि द यूज डाटा वाज नॉट रिप्रेजेंटेटिव, कि ये जो डाटा जो उनसे एक तो ये सही तरह से प्रेजेंट नहीं कर रहा है। एक इसमें एक्सप्लेनेशन ये दी गई कि 1947 का जो डाटा 45 का डाटा था तो ये साल दूसरी जंग अजीम के खत्म होने के बहुत करीब था, तो उस वक्त इंडस्ट्रीज इतनी उस तरह से काम नहीं कर रही थी जैसे यूएसए की इंडस्ट्रीज आप में, तो डाटा जो उनसा वो ठीक नहीं था। एक इसमें एक्सप्लेनेशन ये दी गई कि सिर्फ टू फैक्टर मॉडल लिया गया था, तो इसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी एक मेजर सोर्स होते हैं प्रोडक्शन का, उनको कंसिडर नहीं किया गया। तीसरी एक्सप्लेनेशन ये थी कि ट्रेड पॉलिसी यूएसए की जो सी है वो लेबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है, तो इसलिए वो इम्पोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करती हैं, इसलिए ये रिजल्ट्स ठीक नहीं आए। और ये कि ह्यूमन कैपिटल जो सा उसको ऐड नहीं किया गया। अगर किसी बच्चे ने अब तक हमने जो पढ़ा है उसमें से कुछ पूछना हो तो रेज योर हैंड। और ये चैप्टर हमने ऑलमोस्ट खत्म कर देना, बल्कि खत्म हो गया। नेक्स्ट वीक हमने नया चैप्टर शुरू करना है। सिर्फ एक पॉइंट अब इसमें बताने वाला रहता है, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके बाद इस चैप्टर को हमने पहले भी किया था, एक दफ़ा हमने फिर खत्म कर लिया है। आगे हमने नेक्स्ट वीक से जो पढ़ना वो ज़रा हमारी नहीं होगी। इस वक्त आपकी क्लास में सिर्फ 35 बच्चे हैं और मुझे 35 की ही अटेंडेंस भेजिएगा। लास्ट पार्ट इस चैप्टर का वो सिर्फ ये है कि देयर इज अ सिचुएशन इफ दैट एग्जिस्ट एचो थ्योरम डज नॉट होल्ड। और वो सिचुएशन क्या है, उसे कहते हैं फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल। फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल ये है कि अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के दरमियान इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा हो तो फिर ऐसा होता है कि हमने जो गुड्स एक नेशन जिसके पास लेबर बहुत ज़्यादा है वो गुड उस नेशन में लेबर इंटेंसिव हो जाती है और दूसरी नेशन में सेम गुड कैपिटल इंटेंसिव हो जाती है। इफ अ नेशन or a commodity is labor intensive in the labor abundant nation and it becomes the capital intensive in capital abundant nation, then the situation is called factor intensity reversal. तो इस सिचुएशन में ये डिसाइड करना किसी भी नेशन की अपनी मर्जी है कि कौन सी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या कौन सी कमोडिटी एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो वही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो चीपर है दोनों नेशन वो यूज कर सकती हैं। इसलिए एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स जो डिपेंड करेंगे किस चीज़ पे, कि नेशंस का टेस्ट क्या है। और जो टेस्ट है उसके बारे में एक तो हमने अज्यूम किया हुआ कि टेस्ट आर सेम अमंग द नेशन, और दूसरी जो बात है बाद में एक स्टडी ने प्रूव ये किया है 1957 में कि जो कि काफ़ी सारी नेशन का डाटा लेके बनाई गई थी कि टेस्ट बिटवीन द नेशंस आर सेम या इनकम इलास्टिसिटी फॉर द डिफरेंट गुड्स वाज सेम अक्रॉस द नेशन। So if factor intensity reversal exists, then HO theorem does not hold, nor the factor equalization theorem holds. इसमें ये पॉइंट है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 2 है कि this may occur when the elasticity of substitution of factors in production varies greatly for the two commodities. With factor reversal, both the HO theorem and the factor price equalization theorem fails. इस क्वेश्चन को यूं भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द सिचुएशन व्हेन एचओ थ्योरम डज नॉट होल्ड, या इसको ये फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम फेल्स व्हेन फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन देयर इज फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। बुक्स आपके पास हैं।
बुक्स खोल के आप उनमें से देखें, कोई माइंड में आपके बात आती है पूछने वाली तो उसको पूछें। ये आपकी बुक है, बुक में हर चीज़ ज़ाहिर है कि ज़्यादा डिटेल से दी हुई है। आपने लाजमन इसे बुक से भी करना है, सिर्फ मैंने आपको प्रेजेंटेशन का लिंक दिया था, सिर्फ उस पर नहीं रहना। आपकी बुक के एंड पे भी काफ़ी छोटे-छोटे सवाल भी दिए हुए होते हैं, जिनको पढ़ के अगर आप अंडरस्टैंड करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं। एक दफ़ा इन क्वेश्चंस को पढ़ा ज़रूर करें इनसे। फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल की डायग्राम भी यही मैंने नहीं करवाई, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आप में से कोई बच्चा अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। कोई बात समझ ना आए तो आप ज़ाहिर है बाद में डिस्कस कर सकते हैं। बच्चों, इस मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है, किसी बच्चे का रोल नंबर रहता है तो एंटर करें, और अगर आपने कोई भी क्वेश्चन करना है प्लीज रेज योर हैंड। एंड पे मुझे व्हाट्सएप पे भी अपनी अटेंडेंस जरूर भेज दीजिएगा। इस वक्त 34 बच्चे हैं, 34 की अटेंडेंस आनी चाहिए मेरे पास। सीआर, आपको आवाज आ रही है? यस मैम। जी बच्चे, एंड पे आप मुझे अटेंडेंस भेज दीजिएगा। जिन दो बच्चों के आप किसी प्रॉब्लम का जिक्र कर रहे थे उनका रोल नंबर अलग से भेज दीजिएगा। तो अभी क्लास जी श्योर। खत्म होगी। अल्लाह हाफिज।